Hello friends, welcome to all of you on my channel. So we are doing the current affair of Vision IS, which is of October 2023. In the last session October we had read about international relations. So in this session we are going to read about economy. If you read carefully, then before reading check which topic you want to read. So topic is here economy. Uh, First topic, contribution of M.S. Swaminathan, Indian Council of Agriculture Research (ICAR), National Turmeric Board, and next Nobel Prize 2023। और देखिए फिर यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स न्यूज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर है इकोनॉमी। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन के बारे में। तो ये न्यूज में क्या है, तो देखिए अभी हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का मृत्यु हो गया है। तो देखिए इनका पूरा नाम है यहाँ पर मानकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन हर जगह आता है, इनका पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पॉपुलरली नोन एज एम एस स्वामीनाथन द लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए जानते हैं स्वामीनाथन के बारे में। यहाँ पर a plant genetist, he is regarded as the father and key architect of India green revolution and is also often referred to as farmer साइंटिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अनुवांशिकी थे, पादप अनुवांशिकी, और जो कि उन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और उन्हें अक्सर किसान वैज्ञानिक भी कहते हैं, यहाँ पे फार्मर साइंटिस्ट। He was the recipient of the first World Food Prize in 1987 for his leadership in India's Green Revolution। उनको पहला पद्म उनको हरित क्रांति के नेतृत्व में 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। ही इज आल्सो रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण द रोमन मैग्से अवार्ड। मतलब कि इनको जो है कि पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कई अन्य जगहों पर भी इनको सम्मान प्राप्त किया गया था इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पे। चलिए आगे आते हैं कि इनका साइंटिफिक कौन से कंट्रीब्यूट किए हैं एम एस स्वामीनाथन ने वैज्ञानिक में। तो यहाँ पे आता है जेनेटिक रिसर्च, मतलब कि अनुवांशिकी रिसर्च। तो ही वर्क ऑन breeding program to develop crop varieties that were not only high yielding but also resistant to pests and disease। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने फसल की उस किस्मों को विकसित किया है जिसमें उनके प्रजनन कार्यक्रमों पर काम किया, जो न केवल अधिक उपज देने वाली थी बल्कि कीटों और बीमारियों के प्रति भी थी। His effort led to creation of several new crop variety। यहाँ पे न्यू क्रॉप वैरायटी के बारे में है कि इन्होंने नई फसल किस्मों का भी निर्माण किया था, जो कि बेटर सूटेड इंडियन क्लाइमेट, जो कि ये यहाँ के भारतीय जलवायु के बेहतर अनुकूल थी। नेक्स्ट आगे आता है राइस वैरायटी, मतलब कि ये चावल की कुछ किस्में हैं। तो एट द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक स्वामीनाथन वर्कड इन इंडिका जैपनिका, कट गया है, जमनिका राइस hybridization program to develop fertilizer responsive high yielding and short stature varieties of rice। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चावल की किस्में में यह केंद्रीय चावल अनुसंधान में कटक में स्वामीनाथन ने चावल की उर्वरक अनुकूल उच्च उपज देने वाली और कम कद वाली किस्मों को विकसित करने के लिए इंडिका जेनेपिक, यहाँ पे जैपनिक है, ठीक है, जैपनिका चावल संकरण का कार्यक्रम का काम किया था। यहाँ पे इनका बिल्डिंग वेराइटीज है। आगे आता है ये देखिए, इसमें ADT27 और RARC यानी रसी नाम से है, जो कि किस्में ये जैसी किस्में सामने आई थी जो परियोजना के तहत विकसित किस्मों में भारत में सीधे योगदान किया था। यहाँ पर राइस प्लांट, और
और उसमें कुछ किस्में जो थी, इसको नाम याद रखिएगा, AT27 और RASI, ठीक है। और फिर आगे आता है वीट वैरायटी। वीट वैरायटी मतलब ये अब गेहूं की कुछ किस्में आते हैं जो कि अब इन्होंने अपना ध्यान चावल से, देखो फोकस है ना, चावल से हटाकर अब गेहूं पर लगाया था। इसके दौरान यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑल लोकल वीट वेराइटीज वेर डल एंड दीज लॉज्ड व्हेन देयर ईयर हेड वेयर फुल ऑफ हैवी ग्रेन। मतलब कि जब इन्होंने इस पे फोकस चावल से हटाकर गेहूं पे केंद्रित किया था, तो उस दौरान गेहूं की सभी स्थानीय किस्में लंबी थी और अब उनकी जो बालियां भरी दानों से भर गई थी, ये जमा हो गए थे। उगाए गए गेहूं के किसी भी किस्म के उपज के बिना पौधों की ऊंचाई बौना करने के लिए जीन थी, यहाँ पर है ना, हाइट विदाउट रिड्यूसिंग यील्ड। New Mexican wheat docked variety containing Norning gens genus were developed by Norman Borlaug। मतलब कि कहने का कि नोरिन जीन युक्त नई मैक्सिकन गेहूं की बौनी किस्म की एक अमेरिकी नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित की गई थी। यहाँ पर आगे आता है पोटैटो हाइब्रिड। पोटैटो हाइब्रिड क्या होता है? ये जो आलू का हाइब्रिड मतलब संकर होता है, आलू संकर। He developed a frost-resistant potato variety called Alaska Frostless। तो देखिए, ये अलास्का फ्रॉस्टलेस का नामक एक प्रतिरोधी आलू की किस्म विकसित किया। अब यहाँ पे अगर आता है पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग, मतलब कि सहयोगी सहभागी प्रजनन। तो ही आल्सो fostered participatory breeding in which farmers are assisted to develop new locally adapted varieties. Next, contribution in economic ecology. He has been described by the United Nations Environment Program as the father of economic ecology because of his leadership of the Evergreen Revolution movement in agriculture. Evergreen Revolution, he concerted his efforts on an evergreen revolution, which he defined as improvement of productivity in perpetuity without ecological harm। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि सदाबहार क्रांति के बारे में यहाँ पर है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो उन्होंने अपने प्रयासों के सदाबहार क्रांति में, जिसे उन्होंने इसमें सुधार किया था और इसको पारिस्थितिकी क्षति के बिना सतत उत्पादकता के बारे में बताया था। आगे आता है इसका अप्रोच क्या था, तो इसका अप्रोच क्या है, तो इट इज बेस्ड आज appropriate blend of different approach such as organic farming, green agriculture, eco agriculture and agriculture based on effective microorganisms. He advocated for a do ecology approach to ensure that ecologically sustained farming technologies become available. He proposed idea of 4C, यानी 4C क्या है, ये कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजप्शन एंड कमर्शलाइजेशन, वाणिज्यीकरण, फॉर reconciling conservation and development in the sphere of farming activities। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्ट मतलब कि इसमें अब जितने भी ये इसमें हेरिटेज है और फसल है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए बता रहे हैं। और ही प्रमोटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट यूजिंग द इनोवेटिव, मतलब कि अब नए तरीके से कृषि किया जाए, नए तरीके से कृषि में इन्वॉल्व हुआ जाए, तो उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए, उसी के बारे में। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन एड्स रिलेशन टिल टुडे। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर NCF। NCF को फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर। ओके, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी यहाँ पे आया था, MSP लिस्ट 50% मोर देन द वीटेस्ट एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन।
It also recommended formation of VKC, conservation farming, soil testing, laboratories. MS Swaminathan Research Foundation MSSRF रिसर्च सेंटर MSRF चेन्नई इन 1980 मतलब 1988 का, ये याद रखिएगा कब स्थापना हुआ था, 1988 में चेन्नई में हुआ था। ये वर्ल्ड फूड प्राइज टू मून है, सॉरी ओपन हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज किसमें है इसके, तो ही प्लेड अ pivotal role in developing the Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act 2001 2001 का है, as India's response to its obligation to provide sui generis protection to plant varieties under TRIPS food security. He suggested two steps for integrating nutrition in farming, a genetic garden of biofortified plants to introduce farmers to plant which can provide them with the needed micronutrients and proteins. Next, community hungers uh, fighter. Disaster management concept of dot code, flood code and good weather code, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ है जो कि अडॉप्ट किए गए हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो ये एस्टेब्लिश ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूट विच इंक्लूडेड ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स यानी ICRI, आई सेट बोलते हैं ना इसको, तो एट ये कहाँ पर है, तो ये है पेटेंचुरी नियर हैदराबाद, ये क्या नाम लिखा है पढ़िएगा आप, हैदराबाद। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स IBPGR, ये रोम में है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ये ICRAF, ये नैरोबी केन्या वाला। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB इन न्यू दिल्ली में है। 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान में ये शेपिंग द 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के अंतर्गत थे हुआ था। वोमेन एंड डेवलपमेंट एंड अनदर ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट UN मिलेनियम प्रोजेक्ट, ये क्या था, तो UN मिलेनियम प्रोजेक्ट विच इन ईयरली 2005 मतलब 2005 डेवलपमेंट क्लियर टारगेट्स एंड अ पार्टिकल्स प्लान। Last conclusion, MS Swaminathan championed the cause of farmers, ensuring that the fruits of scientific innovation reach the roots of our agriculture's expanse, fostering growth, sustainability, and prosperity for generations to come. His idea, research, and vision for Indian agriculture still guide to policymakers to create resilient, self-sufficient एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो याद रखिएगा, देखिएगा कि ये MS स्वामीनाथन से क्वेश्चन हरित क्रांति से पूछता रहता है, तो उनका अब इस पर निधन हुआ है तो क्वेश्चन आ ही सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। वाई इन द न्यूज? Recently, International Research Conference on From Research to Impact Toward Just and Resilient Agri-Food System host by the Indian Council of Agriculture Research यानी ICAR ये होस्ट कर रहा है, एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म वाज इनॉग्रेटेड, उद्घाटन हुआ। रोल ऑफ ICAR टूवर्ड बेटर एंड रिजेंट एग्री फूड इकोसिस्टम, नहीं डोंट इकोसिस्टम, नहीं इकोसिस्टम नहीं, सिस्टम फूड सिस्टम है। तो क्रॉप वैरायटी है जो कि ग्रीन एवोल्यूशन के अंदर आता है। इसमें राइस वैरायटी, राइस की किस्में होती हैं, चावल की किस्में होती हैं। देखिए इसको कुछ नाम भी याद रखिए। राइस वैरायटी में ये 1121, बासमती, पूसा, सवर्णा, कभी कभी पूछ लेता है नाम भी। और चावल में लाइक जैसे कि HD 2967,
DBW और 187 ऐसे ही एक बार पूछा हुआ था कि ये क्या है, HD 3086। ऐसे फ्रूट वैरायटीज भी है जैसे कि लाइक अमरपाली और पोमेग्रेनेटेड भगवा। सीड प्रोग्राम्स क्या है, बीज की कुछ कार्यक्रम। तो ICAR डिपॉजिट सीड्स इन द Svalbard Global Seeds Vault as safety duplicates genomics to help establish the national gene bank in New Delhi, second largest gene bank in the world, having more than 450,000 यानी 450,000 indigenous and exotic association of crops species and a large cryopreservation bank. Sorry, cryopreservation bank है। ICAR partner in the global genome sequencing of rice, wheat, tomato, and potato, and independently sequence the genome of pignopia, jute, mango, and fish। ये मटर के बारे में कर रहा है और ये आम और मछली। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, डेवलपमेंट मॉडल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री टू प्रमोट एग्री सिल्वी एंड सिल्वीपस्टर सिस्टम of rising farmers' income, improving productivity in indigenous breeds and cattle, improve poultry farming, एंड आगे आता है हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो एनिमल डिजीज नेमली रिनडेरपेस्ट और कंस्टेजिशन, बोइन फ्लीरा और निमोनिया। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, तो ये रेन हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी पॉन्ड्स, क्लाइमेट रेसिलेंट वैराइटीज, ये रति ML 365। और ये देखिए BRG1 और BRG2 है, BRG5 है। हाइड्रोपोनिक क्रॉपिंग है। बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, तो बायोटेक्नोलॉजी में ICAR अंडर टू क्रॉप बायो फोर्टिफिकेशन टू टैकल malnutrition. Bio-fortified crops include Solapur Lal, Pusa, Decomus, decomposer for in situ and ex situ, crop residue decomposition to mitigate रेसिड्यू बर्निंग प्रॉब्लम, मतलब ये जो आग का जो प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम बता रहा है। इंडिया डेवलप फर्स्ट क्लोन्ड buffalo in the world and प्रथम the world first in vitro fertilized buffalo cub। ब्लू रेवोल्यूशन है तो ये केज कल्चर में आता है। ICAR developed ecosystem health index EHI to monitor coastal ecosystem, identified biofans to mitigate effect of ocean pollution and intensified identification of invasive alien species. ICAR is working toward development of cold water fisheries sector in all the Himalayan state. Agriculture mechanization developed technologies in agriculture engineering, including millet mill, drone remote sensing, much laying machines, एक्स्ट्रा। यहाँ पे कल्टीवेशन ग्रुप इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में कुछ है 1971। यहाँ ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर। अब आगे आता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। क्या है ये, क्यों न्यूज में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश ऑफ अ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन द स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना में ये इसकी स्थापना हुई है, सरकार ने किया।
जानते हैं ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में? की ऑब्जेक्टिव बोर्ड क्रिएट डिमांड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, मतलब ये नया मार्केट क्रिएट करेगा जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भी होगा। न्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडिशन भी होगा। क्रिएट एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज, और इनकरेज स्टडीज, क्लिनिक ट्रायल एंड रिसर्च। The board consists of the chairperson selected by the cultural government, four members to represent the ministers of commerce, agriculture, Ayush or pharmaceuticals. Eight other members related to turmeric value chain. The purpose board is to work under the aegis of Ministry of Commerce. Turmeric in India. India is the largest producer, consumer and exporter turmeric. सबसे ज़्यादा भारत ही है, इसमें प्रोड्यूस करने में है, कंज्यूम करने में है और एक्सपोर्ट भी करने में है। इसके कुछ फीचर हैं, देखते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट बिलोंगिंग टू द जिंजर फैमिलीज, टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर ये 20 से लेकर 35 में टेम्परेचर तक होगा, और रेनफॉल 1500 मिलीमीटर तक। सॉयल इसका तो ये ड्रेन रेड लोमी, मतलब ये लाल मिट्टी। ड्यूरेशन तो ये रिजॉन एंड हार्वेस्ट 9 to 10 मंथ होता है प्लांट। इट कंटेनिंग अ नेचुरल एक्टिव ingredient called curcumin, which gives the turmeric its color and antioxidant and anti-inflammatory properties. Cultivation: turmeric is cultivated in an area of 3.24 lakh in India with a production of 11.61 lakh ton, which ये हेक्टेयर है, this is hectare ton, which amount to over 75% of global turmeric production. More than 30 varieties of turmeric are growing in India. 30 प्रकार की वैरायटी किसमें है टर्मरिक के, इंडिया में ही खाली। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इज द स्टेट प्रोड्यूसिंग। बांग्लादेश, यूएई, यूएसए एंड मलेशिया आर द मेन एक्सपोर्ट मार्केट। हाँ ओके, तो लास्ट इज दिस इज कंक्लूजन। The establishment of a separate board not only adheres to the decade-long demand of the turmeric farmers in India, but also has opened the avenue for India to get a strong hold of the turmeric exports in the international market। ठीक है, अब आगे आता है नोबल प्राइज 2023। 1 मिनट का समय चाहेंगे। ओके, तो ये वाई इन द न्यूज नोबल प्राइज इन 2023 अराउंड अनाउंस, मतलब ये अभी रिसेंटली में अनाउंस हुआ है 2023 का। तो जानते हैं ये नोबल पुरस्कार के बारे में कुछ। द नोबल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेटेड by the Nobel Foundation in Stockholm, Sweden, and based on the last will of Alfred Nobel 1895.
Alfred Nobel, a Swedish inventor and entrepreneur, is popularly known for inventing dynamic blasting cap and smokeless gunpowder. कहने का तात्पर्य है कि नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम वसीयत 1895 पर आधारित है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी डायनेमिक ब्लास्टिंग कैप और धुआं रहित बारूद का आविष्कार करने के लिए लोकप्रिय हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्मोक। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इनका कैटेगरी यानी श्रेणियाँ क्या है। Instituted in 1901, the prize is award annually from the bulk of fortune left by Alfred Nobel in 5 categories: physics, chemistry, physiology और psychology और medicine, literature and peace conferred to people the largest benefit humankind it in प्रीसीडिंग ईयर। कहने का तात्पर्य है कि ये 1991 में स्थापित यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़े गए धन से प्रति वर्ष 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यहाँ पे 5 श्रेणी के नाम जैसे दिया था, तो इनका हिंदी में नाम जानिए कि यहाँ पर ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान या चिकित्सा साहित्य और शांति जो महानतम लोगों को प्रदान किया जाता है, तो पिछले वर्ष मानव जाति को लाभ हुआ था। अब यहाँ पर 6 कैटेगरी में छठे श्रेणी में क्या हुआ था कि वे आर्थिक एवं नोबेल पुरस्कार 1968 में ये रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया था, जो पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। ओके, अब व्हाट डू द विनर्स रिसीव, किन विजेताओं को मिला था क्या चीज। तो ये नोबल डिप्लोमा each of which is a unique word art, Nobel medal, a cash prize 10 million Swedish kronor, मतलब कि ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर नगद प्राप्त हुआ था। एक अनूठा काम के लिए नोबेल पदक मिला हुआ है। उन्हें पैसे प्राप्त करने के लिए व्याख्यान भी देना होगा। यहाँ पर है ना, व्याख्यान भी देना होगा। हु अवार्ड द प्राइज, कौन देता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये भौतिकी है, रसायन विज्ञान और शास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान किया जाता है। क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन में पुरस्कार प्रदान करती है। चलिए इसके बारे में तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले इनके बारे में कि किसको इसको मिला हुआ है। तो इंडियन नोबेल प्राइज विनर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि 1973 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ही था, लिटरेचर। तो ये है अत्यंत संवेदनशीलता, ताजा और सुंदर लेखन के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने उत्कृष्ट कौशल के साथ अपनी काव्य शुरू की थी। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट जर्नी। अब है सीवी रमन। तो सीवी रमन ये नोबेल प्राइज फिजिक्स 1930 में ही मिला था इनको। ये फॉर वर्क द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ रोमन इफेक्ट, यानी कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन के प्रभाव पर खोज किया गया था। फिर है कि ये हर गोबिंद खुराना बोलेंगे इनको। तो ये 1968 का मेडिसिन के लिए है इनको। ये फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको प्राप्त है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और कार्य के लिए व्याख्या है। फिर मदर टेरेसा है, 1979 मिला था, तो इनको पीड़ित मानवता के साथ के लिए मिला था। और उसके बाद ये कौन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन। तो ये फिजिक्स 1983 के लिए इनके 3 मिला है, संरचना और महत्व की भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए। फिर है अमर्त्य सेन, तो ये 1998 में मिला इनको। तो इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कार्य के योगदान के लिए। तो देख लीजिए ऐसे 2009 में इनको केमिस्ट्री में मिला था, प्राइज 2014 में इनको मिला था। ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस 2019 में मिला था। ये इनका सबसे लास्ट वाले का याद रखिए, अभिजीत बनर्जी जी का। तो ये देखिए इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं। ये वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए सुदूर प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। उनमें से 5 भारतीय नागरिक और 4 भारतीय मूल के थे। चलिए तो अब देखते हैं दूसरा हम लोग यहाँ पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी वुमेन इन लेबर फोर्स।
वाई न्यूज, द सेवरेज रिक्स बैंक Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel 2023 has been awarded to Claudia Goldin for advancing understanding of women labor market outcome. अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वीरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। और देखते हैं इनके न्यूज के बारे में। तो ओवर द पास्ट सेंचुरी द proportion of women in paid work has tripled in many high income countries. This is one of the biggest societal and economic change. The significant gender difference remain. Claudia Golden research has given a new and often surprising insights. आगे आता है तो देखते हैं यहाँ पे स्टैचू जेंडर डिफरेंस क्या है। ग्लोबल स्टैचू नहीं, ग्लोबल स्टेटस, यहाँ पे स्टैचू नहीं, ये स्टेटस ऑफ जेंडर डिफरेंस क्या है। तो ये ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो ग्लोबली around 50% women are in paid employment, while the equivalent figure for men is 80%. is South Asia only around 25% of women participate in labor market. Status in India. In India, the labor force participation rate among 24%, among the males 73.6%. 2022 का डाटा है। मतलब कि ये भारत में दिखा रहा है कि 24% महिलाएं वर्क फोर्स में काम कर रही हैं, जितना जो और आदमी पुरुष 73% हैं, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 50% महिलाएं हैं, और उसमें से 80% पुरुषों का योगदान दिया गया है। साउथ एशिया में 25% वोमेन है। ठीक है, यू शेप्ड रिलेशनशिप, देयर इज अ पोजिस्ट यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट प्रोक्साइड बाय जीडीपी पर कैपिटा एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. वोमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन is high for the poorest countries, highest share of agriculture, lower for middle income countries, and then rises again among high income countries. Earning gap, when women work they usually earn less. In India, the gender earnings gap is most skewed amongst self-employed workers. In India, the earning gap has reduced and women earn 76% of what men did in 2007 2017 compared to 70% in 2004. Since then, the gap has remained constant till 2021-22. Opportunities, women are less likely to work in formal employment and have fewer opportunities for business expansion or career progression. Factor influencing female labor force पार्टिसिपेशन, देखिए यू शेप, देखिए यहाँ पर ऐसे ना यू शेप, ऐसे ऐसे करके। तो ये पे मैरिड वोमेन इन वर्क, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सोसाइटी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो इससे इंडस्ट्री में 20, यहाँ पे एग्रीकल्चर में 40 एग्रीकल्चर, और यहाँ पे ये दिखा दिया है सर्विस सोसाइटी का है 60% एग्रीकल्चर लोग में है, तो उसका दिखा रहा है। यू शेप तो वही हो गया। नो हिस्टोरिकली कंसिस्ट एसोसिएशन बिटवीन वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सोशल नॉर्म्स, legislation or custom known as marriage barriers often prevented married women from continuing their employment despite increased demand for labor. Also, women often left the workforce for an extended period after marriage. This influences their decision regarding education choice, which determine job opportunities they could have at a later stage in life.
जितने की ये मैरिज शादी होने के बाद भी कितने लोग मैरिज उसमें लगे रहते हैं, उसी के बारे में बता रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी इस भी वो हटा दिया जाता है बहुत सारे ऐसे लोगों का, महिलाओं का, शादी विवाह के कारण। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफ द contraceptive pill resulted in women delaying marriage and childbirth, thus increasing their education and career prospects. However, this did not mean that the earning gap between women and men completely disappeared, though it is become significantly smaller since 1970s. ये मंथली पे सिस्टम होता है इनका, और ये प्रीपेयर टूथ इफेक्ट होता है, जो कि वुमन टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चिल्ड्रन चाइल्ड केयर का। उन्हीं के ऊपर होता है चाइल्ड केयर, कौन से खाना बनाना है और घर में भी काम करना है और बच्चों को भी संभालना है। वे फॉरवर्ड देखते हैं आगे क्या रहा है। रिड्यूसिंग जेंडर डिफरेंस इन द वर्क फोर्स, थोड़ी सी नॉइजी समस्या है। असेसमेंट है और कलेक्टिव एक्शन, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनके पढ़ाई वगैरह पे, जो कि इक्वल एक्सेस देना चाहिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और लार्ज डिविडेंड इन टर्म जेंडर पार्टी। एंड आगे आता है कॉन्ग्रेचुलेशन एनवायरमेंट, जो कि उनका ऐसा रिफॉर्म देना चाहिए। एक मिनट। रिफॉर्म द टैक्सेशन पब्लिक स्पेंडिंग फाइनेंशियल, हम थोड़ा रुक जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये हॉर्न वगैरह सुनाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन एज वेल एज लेबर मार्केट दैट रिमूव इंस्टीट्यूशनल बैरियर, टैकिंग वेरियस सोशल नॉर्म्स। यहाँ पे लगभग कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स $6 ट्रिलियन का। एसेस टू माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस को हमको एसेस देना चाहिए। जो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर IGC प्रोजेक्ट इन इंडिया फाउंड दैट greater access to microfinance loan lead to significant increase the female labor. तो अब आगे आता है यहाँ पे शॉर्ट न्यूज है। देखिए यहाँ पे पहला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLF रिपोर्ट 2022 से 2023 का है। लॉन्च बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इन 2017, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ PLFS इज टू estimate the key employment and unemployment indicator annually in the short time interval of the 3 months for the urban areas only. Current weekly status CWS in both unusual status and CWS in both rural and urban areas annually. Key indicators and in PLFS यानी देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। PLFS का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर्सन इन द लेबर फोर्स working seeking eligible for work in the population. Worker population ratio, percentage of employment person in the population. Employment rate yani UR, percentage of the person employment among the person in the force, labor force. Activity status, it is determined on the basis of the activities pursued by the person during the specified reference period. यूजुअल स्टेटस रेफरेंस पीरियड 365, मतलब 365 दिन काम करना हमको है। करंट वीकली स्टेटस रेफरेंस 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन है। ये यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है जो कि की फाइंडिंग ऑफ है, इसको देखिए।
हाँ, तो ये 2017 का डाटा है, 17-18 का, ये 2022-23 का है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखेंगे तो पहले रूरल देखिए लेबर फोर्स में, तो ये 2017-18 में 50% है और इसमें 60% है। 68 मतलब 61 मान लीजिए, ये 51 मान लीजिए, 50-60 लेके चलते हैं। अर्बन है 47% और ये 50%। टोटल मिलाकर देखते अगर देखेंगे तो यहाँ पर 49% यानी 50% और इसमें लगभग 57 यानी 58% 2022-23 में बढ़े। वही WPR में टोटल देखेंगे तो 46% और 2022-23 में 56% हो गया। यूआर यानी यूआर का फुल फॉर्म क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में था तो ये 6% और ये 3.2% का। ओके, तब नेक्स्ट आता है बॉन्ड यील्ड। क्या होता है? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिसीजन फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने के लिए बॉन्ड जारी किया है। स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड देयर हाईएस्ट लेवल फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेशन बेसिस। अ बॉन्ड इज अ डेब्ट। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि बॉन्ड जारी क्यों किया जाता है। बॉन्ड जारी किया जाता है इसलिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये RBI बैंक है, ठीक है, ये RBI मान लेते हैं अब, और ये पूरा जनता है यहाँ पे। तो अब जनता के पास बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे हो चुका है, तो क्या करेगा कि ये RBI ऐसे नोट्स जारी करेगा, एक पन्ना पर लिख के दे देगा कि ये आप मेरे यहाँ पैसा जमा कीजिए आप, ठीक है, और इसके बदले में आप ये पन्ना एक पेज पकड़िए, उसी को वो बॉन्ड पेपर के हिसाब से दे देगा और बोलेगा कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई पैसा ले आकर यहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिया, तो 10 लाख रुपए के बदले में ये एक रसीद काट कर दे देगा और रसीद को ही बोलेंगे बॉन्ड। तो ये वही जारी कर रहा है बॉन्ड, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारा पैसा अगर ज्यादा हो जाता है तो RBI बॉन्ड जारी करके पैसे को वापस ले लेता है। और ये किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको जो जमा करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोन ऑफर करेगा और रेट वगैरह कम करेगा और रेट वगैरह बढ़ा के मतलब कि उसको ज़्यादा ब्याज देगा, तो लोग अपना पैसा दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट से जब पैसा RBI के पास चला जाएगा तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी और सबके पास बॉन्ड रहेगा। जब पैसे की कमी रहेगी तो लोग जितना महंगाई ज़्यादा मांग तो यूज नहीं करेंगे, मांग ज़्यादा नहीं रहेगा तो महंगाई कम हो जाएगी, तो इसीलिए बॉन्ड जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप समझ गए। अ बॉन्ड इज अ डेब्ट instrument in which an investor loan money to an entity, typically corporate or government, which borrow the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate। देखिए यहाँ पे है ना, fixed interest rate। Bond are used by companies, municipalities, state and sovereign governments to raise money to finance a variety of projects and activities. A GSEC is a tradable instrument issued by the central government or the state governments. It uneligible the government's debt obligation. Such security as short term, usually called ट्रेजरी बिल भी देगा, व्यापारिक बिल ट्रेजरी बिल होता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड डेटेड सिक्योरिटीज में ये पैसा लेकर और लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी के रूप में आपको बॉन्ड पेपर थमा देगा, वही कह रहा है। और बॉन्ड विल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव each ईयर ओवर टर्म टू मैच्योरिटी, मतलब जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो वो रिटर्न कर देगा बॉन्ड पेपर के हिसाब से, आपको पैसा जितना चाहिए उतना दे देगा। समरी ऑफ द ओवर ऑफ रिटर्न, और इसका इंटरेस्ट रेट ऑन द कॉस्ट ब्राउइंग एंड इंश्योर करेगा। If market interest rate level rise, the price of a bond fall. Conversely, if interest rate or market yield decline, the price of the bond rise. The yield of a bond is inversely related to its price. When the price of a bond falls, yield rise. अब यहाँ पर तीसरा है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। की फाइंडिंग ऑफ द report. The report discussed the current state of the global economy and
highlight several changes. Global economic outlook. The world economic growth is projected to be 2.4% in 2023. 2023 में देखिए 2.4% है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ. The entire global economy, except East and Central Asia, has slowed since 2022, varying trend are poorer nations in-depth nets, slower growth in major region, and inadequate multilateral response. India's economic project is forecasted to be 6.6% in 2023 and 6.2% is 2024. मतलब 6.6 का 2023 में है और 6.2% का 2024 में आंकड़ा लगा कर रखा गया है. In India, the external sector alongside the private and government sector has contributed to domestic growth. जब भी चालू कर रहा हूँ तब ये हॉर्न बजा रहा है, क्या ही करूँ. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है, तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, सोशल प्रोटेक्शन है, एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट है, तो G20 और WTA, IMF और वर्ल्ड बैंक should be facilitate the energy transition technology transfer the relevant assets to finance फॉर क्लाइमेट एडॉप्टेशन है, ट्रेड रेगुलेशन है और डेप्ट सर्विसिंग एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अंगरा के बारे में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट अबाउट इसका देख सकते हैं. तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखिएगा इसको, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जिनिस इसका है इस्टेब्लिश बाई यूनाइटेड नेशन, देखिए यही है UNGA 1964 का, और मेंबरशिप ने 195 मेंबर हैं. और मैंडेट ये, तो ये 4 मेंस एरियाज है जो कि ट्रेड, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज है. फंक्शन इसका है तो हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिसिपेट मोर इक्विटेबिलिटी in the global economy, support developing countries effort to use trade, investment, finance and technology as a vehicle including and sustainable development. Other report by UNCTAD, Trade and Development Report, World Investment Report, Digital Economic Report, Technology and Innovation Report, a Review and Maritime Transport. तो इतने ये रिपोर्ट जारी करता है. चौथा आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिविटी एक्शन फ्रेमवर्क. RBI स्टैंड PCA यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बोल रहा है. सुपरविजरी नॉर्म्स टू गवर्नमेंट ऑन NBFC फ्रॉम October 2024. The objective of the PCA framework is to enable supervisory intervention at the appropriate time and require the supervised entity to initiate and implement remedial measure in a timely manner so as to restore their financial health. यहाँ पे करेक्टिव एक्शन है जो कि discretionary action related to government's capital profitability and business restriction and on dividend distribution, remittance of profit, restriction on branch expansion. The framework has been reviewed and it has been decided to extend the same to government NBFC. The base layer is categorized. The other 3 layers are the middle layer, upper layer and top layer. Some of the major governments NBFC included PFC, REC, IRFC and IFCI.
PCA framework was introduced for NBFC as these leaders have grown in size and become systematically important due to interconnectedness with other segment of the financial system। फिर पांचवा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड विलफुल। देखिए इसके बारे में आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें वो हो चुका है। अप्लीकेबिलिटी डिफिनीशन इसका है, रिव्यू एंड फिनलाइजेशन ऑफ विनफुल डिफॉल्ट है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन कॉप्ट के बारे में। कॉप्ट यानी इसे देखिए इसका फुल फॉर्म ये है, कभी कॉप्ट पूछे तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन याद रखिएगा। ये भी आरबीआई से इंट्रोड्यूस है। और फिर अगला आता है 52 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट माइनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में है, जो कि जीएसटी ये 28% का 5% का मॉडलेस हो रहा है। अबाउट जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड ये आर्टिकल 279A में है, जो कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और 2017 से लागू हुआ था, याद ही होगा आप लोग को। तो आगे एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के बारे में है। तो NIIF के बारे में यहाँ पढ़ लीजिए, इसका फुल फॉर्म तो पहले यहाँ पे लिखा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। तो ये देखिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC टू इन्वेस्ट $600 मिलियन इंडिया जापान फंड्स का है, JBIC याद रखिएगा, ठीक है। तो NIIF के बारे में जानते हैं, NIIF के तो ये एनक्योर by the Government of India. It is a collaborative investment platform for international and India investors. Three funds have been established by the governments under the NIIF platform: Master Fund, Fund of Funds, and Strategy Opportunity Fund. The objective है तो the objective of NIIF is to invest largely in equity and equity linked इंटरेस्टमेंट। फिर है IRDAI इशूज बीमा वाहक गाइडेंस, तो देखिए इसके बारे में है। और उसके बाद है क्रिटिकली एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ये यूनियन कैबिनेट अप्रूव रॉयल्टी रेट्स फॉर माइनिंग, ये वहाँ से रॉयल्टी के लिए अप्रूव मिल गया। लिथियम और निवियम और रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ISCAC 2022 का है, कभी कभी पूछ लेता है। तो कितना है, तो टॉप 3 सिटीज है इंदौर, सूरत एंड आगरा। टॉप 3 स्टेट है तो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु और राजस्थान है, और यूटी में चंडीगढ़ है, ठीक है। गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, तो गोवा रोड मैप के बाद G20 दिल्ली डिक्लेरेशन अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म एज अ व्हीकल टू achieve SDGs. It identifies 5 priority areas in tourism: green tourism, digitalization, skill tourism, MSME, and destination management. Delhi Declaration also noted the launch of Travel for Life initiative, which nudged tourists एंड टूरिस्ट बिजनेसेस, मतलब बिजनेस और टूरिस्ट के लिए वहाँ पर गोवा में जो भी रोड मैप बनाया जा रहा है उसके लिए। एंड आगे आता है तो स्कीम फॉर रिमेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करता है, और 30 जून 2024 ये स्कीम इंट्रोड्यूस एज द ड्यूटी रिमेंस स्कीम ऑन एक्सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला आता है ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स। ऑटोमेटिक होल्डर सर्टिफिकेट से ये कहाँ से मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक होल्डर सर्टिफिकेट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का है।
आगे आते हैं तो देखते हैं प्रोजेक्ट मेरीना। प्रोजेक्ट मेरीना डेवलप बाय जॉइंटली बाय 3 BIS इनोवेशन हब सेंटर है, इधर स्विस, सिंगापुर एंड Eurosystem Hub Center, together with Bank of France, Monetary Authority of Singapore and Swiss National Bank. The project tests the cross-border trading and settlement of wholesale central bank digital currencies between financial institutions using new declaration finance technology concept on a public blockchain. Wholesale CBDC refers to the settlement of interbank transfer and related wholesale transaction in central banks reserves. अब आता है GII 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडियाज मेंटेन्स 40 रैंक, 40वां रैंक है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, विपो। द GI इज रिलायबल टूल फॉर governments across the world to assess the innovation lead social and economic change in their respective countries. It is co-published annually by Cornell University in Seed Business School and WIPO. Criteria to measure innovation cover institution, human capital and research infrastructure, credit investment linkage, creation, absorption and diffusion of knowledge and creative outputs. Key finding. So for a 13th consecutive year, Switzerland ranks first in the GII. फर्स्ट रैंक देखिए इसका हुआ है GII में, स्विट्जरलैंड का है, और ये 13वां बार है। द स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी adoption like electric vehicle and automation. Status innovation in India, तो India leads to lower middle income group and is stable. India continue as a record holders by being innovation over performers for a 13th consecutive year. The ascent of India in terms of publication output, ranking 4th in 2022, overtaking the UK 5th or Germany 3rd. India has 4 technology clusters among the top sub-cluster 100: Bengaluru, Delhi, Chennai and Mumbai. वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो के बारे में है, तो ये जिनसे 1967 में हुआ एस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है तो ये डेवलपिंग एंड बैलेंस एंड एसेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP सिस्टम। मेंबरशिप 1993, 193 मेंबर हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये जनरल असेंबली एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में है, स्ट्रक्चर इसका है। मेजर ट्रीटीज क्या है? पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1998, बेर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड artistic work 1928, patent cooperation treaty 1998. India is a member of all the 3 treaties. Multilateral development banks MDBS. G20 expert group released a report titled Bigger Bolder Multilateral Development Banks. The report was presented at the 4th G20 finance ministers, central bank, governments और मार्केट। अभी भी इसमें है, तो ये है इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। तो देखिए ये लास्ट है इमर्जिंग,
JP Morgan and India government bond, it is benchmark जून 2024. Inclusion might include potential lower countries sovereign borrowing cost, help finance the current account deficit, free up liquidity for domestic financiers to deploy in more productivity asset, increase depend for the rupee and support its value। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और देखेंगे, और भी इसमें सारे जितने भी हैं सभी पे वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर पॉलिटी पे तो बन ही गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया, और आज इकोनॉमी भी हो गया, और इन्वायरमेंट हो रहा है जो कि मैडम पढ़ा रही हैं, और यहाँ पे बचा सिक्योरिटी और सोशल इशू है। उसके बाद साइंस एंड टेक का है कुछ पोर्शन, इथिक्स है, स्कीम है, कल्चर है। तो इसको भी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।